हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा 11th क्लास केमिस्ट्री का, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आज होगा उसका लेक्चर नंबर 1 और उसमें हम कवर्स करेंगे ये सब टॉपिक। फर्स्ट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ एटम्स, और दूसरा है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, तीसरा है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम इसको कैथोड रेज भी बोलते हैं। फिर है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, इसको हम एनोड रे भी बोलते हैं। उसके बाद प्लैंक क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, नोट्स अपने साथ साथ प्रिपेयर करते रहना। ठीक है, फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का है डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम। देखो, डाल्टन ने एक थ्योरी दी एटम्स की, जिसमें उसने कहा कि जो कोई भी मैटर होता है उसके अंदर सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, जो कि डिवाइड नहीं किया जा सकता। दूसरा, जो एटम होता है वो सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो अपना जो मास है उनका वो सेम होता है, और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम होती है, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो देखो, अब अगली क्या बात बताई कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स एक फिक्स रेशियो में जुड़ेंगे और कंपाउंड फॉर्म करेंगे। और लास्ट चीज इन्होंने बताई थी कि जो एटम्स है वो ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय। ठीक है, जो डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक मॉडल है, इसने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एक्सप्लेन किया, इसने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी एक्सप्लेन किया, इसने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी एक्सप्लेन किया था। लेकिन जो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है उसमें ये जो थ्योरी है ये फेल हो गई थी। ठीक है, अब लिखते हैं इसको। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मैटर कंटेन्स स्मॉलेस्ट particle which is indivisible, known as atom, या फिर यहां पे लिख दो called atom। दूसरा इसने बताया था कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट क्या होंगे, उनका मास और प्रॉपर्टीज सेम होंगी। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट शोज सेम प्रॉपर्टीज and have same mass, but जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट shows different properties। ठीक है, इतना हो गया। अब थर्ड है एटम्स जो एटम्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combine in
fixed ratio to form combine in fixed ratio to form compounds। ठीक है। फोर्थ है atoms can neither be created nor be destroyed। Atoms can neither be created nor be destroyed। लेकिन केमिकल में या केमिकल रिएक्शन में ये अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं अलग अलग कंपाउंड बना के। दे रीअरेंज themselves in chemical reactions। इतना आया समझ में? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक, कंप्लीट नहीं हुआ अभी, ये जो थ्योरी है ये कंप्लीट नहीं हुई है, बस एक दो पॉइंट रहते हैं इसके। ठीक है, देखो या तो इसे नोट करके लिख दो, चलो नोट करके लिख देते हैं। जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है ना, उसने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूव किए, और एक लॉ था लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम जो उससे प्रूव नहीं हो पाया। ठीक है, डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम, Dalton's theory of atom proves now Dalton's theory of atom is true for Dalton's atomic theory is true for law of conservation of mass and law of definite proportion and law of मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो ये जो तीन लॉज है ना, ये तीन लॉ जो एटॉमिक थ्योरी ऑफ एटम है, इन तीनों लॉज के लिए ट्रू थी, बट इट कांट लिख दो, कैन नॉट लिख दो पूरे, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, it cannot explain law of gaseous volume, law of gaseous volume। हाँ, अब लिखते हैं इसके ड्रॉबैक्स, डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स। देखो ड्रॉबैक में क्या होता है, इसने कहा कि एटम डिस्ट्रॉय नहीं किए जाते, लेकिन एटम्स जो है डिवाइड किए जा सकते हैं, उससे भी छोटे पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसने कहा था कि भाई चार्ज एक्वायर नहीं कर सकता एटम, लेकिन एटम चार्ज एक्वायर करता है। हाँ, फर्स्ट है एटम्स कैन बी डिविजिबल, दूसरा है एटम्स कैन कैरी चार्ज। ठीक है, हो गया, आया समझ? ठीक, अब आते हैं
थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल पे। ये हो गया, डाल्टन थ्योरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके बाद है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। देखो इसको, इसके 3 अलग अलग नाम हैं इसके। सबसे पहले लिख देते हैं अदर नेम्स इसके। ठीक है, अदर नेम्स। अदर्स नेम इसके 3 हैं अदर नेम्स। पहला प्लम पुडिंग मॉडल, दूसरा पुडिंग रेजिन मॉडल, तीसरा है वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल, पुडिंग रेजिन और तीसरा है वाटर मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। गिवन बाय देखो थॉमसन एटॉमिक मॉडल नाम से पता चल रहा है, जे थॉमसन, जे थॉमसन। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इसने क्या कहा, इसने कहा कि एक एटम तरबूज की तरह, वाटरमेलन की तरह। ठीक है, उसके बीच में रेड पार्ट भरा हुआ है, रेड। ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे धसे हुए हैं जैसे तरबूज में बीज रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेड पार्ट, ये जो तरबूज के अंदर होता है ये रेड पार्ट, और ये हो गए सीड्स। अब देखो रेड पार्ट, देखो इसने जो इसके सीड्स है किसको कहा है, इलेक्ट्रॉन्स को। और जो रेड पार्ट है, रेड पार्ट को इसने कहा है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो भाई ये था थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब इसके बाद आते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पर। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। देखो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव अल्फा सोर्स लिया, ये ले लिया रेडियो एक्टिव अल्फा सोर्स। अब इसमें से क्या होगा कि जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल ना वो हमेशा रेज फेंकता ही रहता है। ठीक है, अब ये लिया है अल्फा सोर्स। रेज कौन कौन सी होती है, अल्फा बीटा गामा। ये लिया हमने अल्फा सोर्स, ये तो ये क्या फेंकेगा, अल्फा पार्टिकल्स, He2+, ये होता है अल्फा पार्टिकल्स। ठीक, अल्फा पार्टिकल होता है ये। लेकिन अब देखो ये तो यहां, ये सिर्फ सामने थोड़ी ना फेंकेगा अल्फा पार्टिकल, ये तो यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी फेंकेगा। तो फिर अगर यहां भी फेंकेगा तो ये तो कहीं भी जाके लग जाएगी, और हमें चाहिए, और रदरफोर्ड को चाहिए थी बिल्कुल सामने जाए। तो उसने एक एब्जॉर्बेंट के तौर पर एक लेड का बॉक्स इसके ऊपर रख दिया, जिसमें से सिर्फ एक छोटा सा होल होगा और ये सामने की तरफ जाएंगे अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, देखो इसे भी थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया आपका लेड का बॉक्स, लिख लो लेड बॉक्स। और ये है, ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट।
रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और इसे क्या लिख सकते हैं, अल्फा सोर्स। ठीक है, अब उसने क्या किया, इसके रास्ते में रख दिए थिन गोल्ड फॉइल, यहां पे ऐसे, और देखो, और इसके पीछे जो ये गोल्ड फॉइल है, या फिर शीट लिख दो इसको, इसके पीछे उसने सी शेप एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो दिखते नहीं है, लेकिन जब वो फ्लोरोसेंट जो वो होती है स्क्रीन उस पर टकराएंगे तो कलर एमिट करेंगे, जिससे पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे गया। ठीक है, तो इसने यहां पे ऐसे एक ZnS की, जिंक सल्फेट की फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ये हो गया। अब देखो हुआ क्या, जब अल्फा पार्टिकल सोर्स से निकले तो वो गोल्ड फॉइल के पास गए। अब उसमें से जब वो गुजर रहे थे तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो ऐसे थे जो कि बिल्कुल सीधे जा रहे थे बिना किसी डिफ्लेक्शन के, और उनसे जो पास वाले जो वो थे एटम्स बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स, वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो थोड़े से डिफ्लेक्ट हो रहे थे छोटे मोटे एंगल्स पे, और जो अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सामने से आ रहे थे बिल्कुल सेंटर में, वो 180 डिग्री पे हो गए, 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गए, बिल्कुल रिट्रेस कर गए अपने पाथ को। ठीक है, देखो बताते हैं। अल्फा पार्टिकल्स यहां से जा रहे थे, अब फॉइल के जो बिल्कुल यहां पे थे ये गए सीधे, ये भी गए सीधे। अब बिल्कुल जो देखो, इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं। ठीक है, यही ठीक है भाई, एक एटम ले लो यहां पे, रुको 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 रुको, देखो यहां पे तो ये शीट ही थी। ठीक है, गोल्ड शीट। अब देखते हैं इस पे क्या ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, देखो देखो ये पूरा एक एटम मान लो, और ये है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, और ये इसकी पूरा जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े होंगे, ये ऐसे, खैर इनका वो नहीं है। अब अल्फा पार्टिकल्स यहां से गुजरे विदाउट डिफ्लेक्शन, यहां से भी गुजरे विदाउट डिफ्लेक्शन, यहां से भी गुजरे विदाउट डिफ्लेक्शन, यहां से भी गुजरे विदाउट डिफ्लेक्शन। लेकिन जब इसका थोड़े पास आए, यहां से ये मुड़ गए ऐसे एंगल्स पे, ये भी जब यहां से आया ये मुड़ गया कुछ एंगल पे। ठीक है, अब कुछ आ रहे थे बिल्कुल सेंटर पे। अब ये जो अल्फा पार्टिकल है बिल्कुल अपना जो पाथ है रिट्रेस कर गए। ठीक है, देखो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, He2+, ये है अल्फा पार्टिकल, ये भी पॉजिटिव और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव। ये इसमें से जब निकाले तो जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आए तो पॉजिटिव पॉजिटिव में हुआ रिपल्शन, रिपल्शन से ये उस साइड गए और यहां का भी इस साइड गया। देखो अब जो बिल्कुल सेंटर में आ रहे थे ना कुछ पार्टिकल, वो बिल्कुल पाथ रिट्रेस कर गए। हाँ ठीक है, कर गए भाई। तो इससे हमें क्या पता चलता है, लिखते हैं इसकी ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इसे भाई ड्रॉ कर लेना, काम का जो है आपका डायग्राम है। देखो ऑब्जर्वेशंस,
देखो जैसा कि हमने देखा था कि भाई बहुत सारे पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चले गए, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से दूर थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स गोज अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। और जो कुछ पार्टिकल्स थे वो जो थे ना, वो छोटे छोटे एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए। फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स। अब लेकिन जो एक या दो पार्टिकल ऐसे थे जो कि 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गए और सीधे अपना पाथ रिट्रेस कर गए, ठीक है। वेरी फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट 180 डिग्री एंगल। अब देखो वेरी फ्यू का क्या मतलब है? वेरी फ्यू पार्टिकल्स, इसका मतलब है 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स, ठीक है भाई। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम इसके रिजल्ट्स को कि भाई रिजल्ट्स क्या निकले, इसके ऑब्जर्व किया है जो हमने, इसके रिजल्ट क्या निकले। रिजल्ट्स देखो, सबसे पहला देखो, बहुत सारे पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल गए। इससे क्या पता चलता है कि एटम में बहुत सारा स्पेस एम्प्टी है। और देखो जैसे जैसे सेंटर की ओर गए वैसे वैसे ही डिफ्लेक्शन हुआ शुरू हुआ। अब देखो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल जो था ना वो था पॉजिटिव चार्ज, और अब इन सब का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे सेंटर में आए तो डिफ्लेक्ट होने लगे। इसका मतलब हुआ कि सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज है। चलो लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द space in an atom is empty। दूसरा है there is some positive charge in the center of atom, ठीक है। देखो अब इससे हमें क्या पता चलता है, द पॉजिटिव चार्ज इज concentrated, the positive charge is concentrated at the center of atom, in nucleus, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं एक टर्म आती है पेनिट्रेटिंग पावर, इसमें लिख लेते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग, देखो अब जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो गामा रेज की सबसे ज्यादा है, गामा पार्टिकल से, उसके बाद है बीटा, उसके बाद है अल्फा। देखो जो गामा है ना वो 1000 टाइम्स ऑफ अल्फा है, और जो बीटा पार्टिकल है वो 100
टाइम्स ऑफ अल्फा। ठीक है, अब चलते हैं इसके पोस्टुलेट्स पर। postulates of Rutherford atomic model। देखो फर्स्ट है देखो पोस्टुलेट्स है जो रदरफोर्ड मॉडल के वो हैं। इससे हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते हैं। दूसरा, जो एटम्स होते हैं उनका जो मास है वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है। तीसरा कि भाई प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस फॉर्म्स न्यूक्लियस। ठीक है, दे बोथ टुगेदर नोन एज न्यूक्लियस। और जो लास्ट है वो है जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो एटम की न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा कम है, छोटी। तो पहले लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स inside the atom revolve around the nucleus in circular ऑर्बिट। दूसरा है मास ऑफ एटम इज concentrated at mass of atom concentrated at center, और लिख सकते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फॉर्म्स मास ऑफ एटम एंड, ये दोनों कलेक्टिवली इनको ही न्यूक्लियस कहा जाता है, एंड कलेक्टिवली called CA, called, पूरा लिख देता हूं, न्यूक्लियस। ठीक है, अब लास्ट है जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज very small as compared to the radius of atom। ठीक है, अब देखो रेडियस ऑफ एटम ये बता देता हूं कितनी होती है। जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होती है ना वो होती है 10⁻⁻15 मीटर, और जो रेडियस ऑफ एटम होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। देखो कितना डिफरेंस है, रेडियस ऑफ एटम सीधा 1,00,000 टाइम्स है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के। ठीक है, लिख लिया। ठीक, के बाद हम पढ़ेंगे इस मॉडल की ड्रॉबैक्स। देखो उससे पहले थोड़ा रेडियस का पढ़ ले थोड़ा सा। देखो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मैंने अभी बताया 10⁻⁻15 मीटर, और रेडियस ऑफ एटम होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब करते हैं दोनों को डिवाइड, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बाय रेडियस ऑफ एटम, ऊपर आ जाएगा 10⁻⁻5, उसे ले आएंगे नीचे 10⁻+5 इज इक्वल टू, हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁵ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस।
ए है यहाँ पे एटम और एन है यहाँ पे न्यूक्लियस। ठीक है, अब मान लो इसे टाइम से डिवाइड कर दे तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁵ वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको रब करते हैं और बोहर्स मॉडल की पहले, लेकिन बोहर्स मॉडल की ड्रॉबैक्स से पहले लिखना पड़ेगा आपको रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इसका एक फॉर्मूला है R इज इक्वल टू R नोट A की पावर 1/3। हेयर R नोट कितना होगा, R नोट होगा 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, समझ में आया होगा ये भी। ठीक, अब आते हैं ड्रॉबैक्स पे, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। यहां पे आएगा अब ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। देखो, रदरफोर्ड मॉडल ने न्यूक्लियस के बारे में बताया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और रेडियस ऑफ एटम्स के बारे में बताया, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी लिमिटेशंस है, ड्रॉबैक्स है, कुछ जो चीजें डिफाइन नहीं कर पाया। देखो, इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिटल, एक सर्कुलर ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक थ्योरी है मैक्सवेल्स थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल होगा और मोशन में होगा तो वो रेडिएशन एमिट करेगा, और रेडिएशन एमिट्स करेगा तो रेडिएशन क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म। अब उसने एनर्जी बाहर निकाली है, एनर्जी एमिट्स की है उसने। ठीक है, अब जब एनर्जी एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी और धीरे धीरे उसकी जो रेडियस है वो कम होती जाएगी और लास्ट में वो न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात है जो रदरफोर्ड ने नहीं बताई, और दूसरा है कि भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो रदरफोर्ड का मॉडल उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक, फर्स्ट इट doesn't define stability of electron। देखो, अब जो समझाया था वही सीधा लिखने जा रहा हूं। ये है न्यूक्लियस और ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है, इसमें मान लो इलेक्ट्रॉन कर रहा है रिवॉल्व। अब देखो, जैसे जैसे रिवॉल्व करेगा, इसकी देखो चार्ज पार्टिकल है, अब रिवॉल्व कर रहा है, एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, हाँ है। ठीक है, अब जैसे जैसे रिवॉल्व करेगा, मैक्सवेल की थ्योरी ने क्या कहा कि ये करेगा एनर्जी एमिट कर देगा, और अगर एनर्जी एमिट करेगा तो इसकी रेडियस होगी कम, रेडियस ऐसे कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन सीधा न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। तो लिखते हैं मैक्सवेल्स थ्योरी states that Maxwell's theory states that the accelerated charge particle emits energy
therefore here electron is an accelerated charge particle, hence it emits energy in form of light. Therefore, radius of electron orbit decreases and finally it collides पे रहने दो, हाँ collides कर लो, collides on nucleus फाइनली। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी ड्रॉबैक। दूसरी ड्रॉबैक है इसकी, इट कांट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये इसकी दूसरी लिमिटेशन। तो भाई यहां पे हमारा रदरफोर्ड मॉडल खत्म होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे आगे एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो अगली हेडिंग है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। पार्टिकल ऑफ एटम। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को n से डिनोट किया जाता है, प्रोटॉन को p से और इलेक्ट्रॉन को e के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखाने से। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन। और जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज की थी चैडविक, जेम्स चैडविक। आया समझ? इतना आया? ठीक। देखो जैसे मैं साइड होता हूं ना, जैसे ही आप वीडियो को पॉज करो और लिख लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस। अब देखते हैं इनके चार्ज। एक होता है इसमें ESU और एक आता है कूलम्ब में। और इसके बाद एक होता है इनका रिलेटिव। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ESU में -4.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -10। और कूलम्ब में इसका होता है चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब माइनस का। और रिलेटिव में लेते हैं -1। दूसरा है प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज होगा
4.8 इंटू 10 की पावर -10, और कूलम में होगा इसका प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम, और रिलेटिव होगा +1। ठीक है। और अब आता है न्यूट्रॉन। देखो न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है भाई। न्यूट्रॉन का ESU में भी 0 होगा चार्ज, कूलम्ब में भी 0 होगा, और रिलेटिव में भी 0 होगा। ESU में 0, कूलम्ब में 0, और रिलेटिव भी 0। आया समझ? अब इसके बाद पढ़ेंगे हम मास। हाँ, इन तीनों के मास पढ़ेंगे भाई हम। मास देखो, ये तो आ जाएगा इन kg, और ये आएगा शायद, ये आएगा ESU में। हाँ, ESU नहीं, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है चार्ज की, ये AMU में, AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का AMU में मास कितना होता है? 0.00054, और kg में 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। प्रोटॉन का कितना मास होता है? प्रोटॉन का मास AMU में 1.007, और kg में 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब आती है बात न्यूट्रॉन की। देखो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से जरा सा हैवी होता है, इसका मास AMU में होता है 0.081। देखो न्यूट्रॉन का मास AMU में होता है 1.008, और kg में होता है 1.68 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब करते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल्स। ठीक है। देखो एक और रिलेशन याद करो, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना वो होता है 1/1837 मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। कहीं पे मिल जाए कि मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दो, सीधे ये निकाल देना। बाकी पूछा जाएगा सिर्फ रेशियो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन, लिख देना 1/1837, या फिर आ जाएगा कि मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे रिलेटेड है, या फिर मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के कितने टाइम्स है। ठीक है। तो ये आ गया फंडामेंटल्स ऑफ पार्टिकल्स भी। तो आप करेंगे एक या दो क्वेश्चन इस पे। ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइंड चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, करते हैं कैलकुलेट। देखो मास चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ई से हम डिनोट करते हैं, और मास बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अब इनकी करते हैं हम वैल्यू पुट। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू क्या होती है? 1.6 10 की पावर -90, और मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इज इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे इसको, जब काटेंगे हमारा आएगा 1.758 इंटू 10 की पावर 11। देखो चार्ज की यूनिट क्या थी? कूलम्ब, और मास की यूनिट क्या ले रखी है हमने? केजी में ले रखा है, केजी। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज बाय मास रेशियो है, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.758 इंटू 10 की पावर 11 कूलम्ब पर केजी। ठीक है भाई।
तो ये हो गया आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टिकल्स। बाकी न्यूमेरिकल देखते हैं एक और इस पे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन E बाई एम फॉर प्रोटॉन। देखो क्वेश्चन में पूछा गया E बाई एम फॉर प्रोटॉन बाय E बाई एम फॉर क्या है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल ये हमसे पूछा गया है, इनका रेशियो। चलो तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो E बाई एम फॉर प्रोटॉन लिखते हैं। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस ही, ये E लिख दो। मास कितना होता है, m, ये आ गया m। अब देखो E बाई एम फॉर अल्फा पार्टिकल। देखो अल्फा पार्टिकल जो होता है, याद रखना उस पे जो चार्ज होता है वो होता है 2e, और उसका जो मास होता है वो प्रोटॉन के 4 गुना, जो मास होता है वो होता है 4m, 4 गुना है प्रोटॉन से, ठीक है। तो चार्ज कितना 2e बाय मास कितना 4m। अब कर देते हैं इनको डिवाइड सीधा, ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, E बाई एम फोर प्रोटॉन बाय E बाई एम फोर अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो E बाई एम इंटू 4m अपॉन में, 4m चला जाएगा ऊपर, 4m बाई 2e। E से कट गया E, m से कट गया m, और ये 2 है, 2 से कट गया 2 पे 4, ठीक है। तो ये आ गया आंसर आपका 2, ठीक है। हुआ क्लियर, समझ में आया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, या फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलते हैं हम कैथोड रेज भी। देखो एक ट्यूब लेंगे और उस पे हमें कैथोड पे नेगेटिव चार्ज लगाना है, ठीक है। कैथोड पे नेगेटिव ही चार्ज होगा, लेकिन जब कैथोड से, अब देखो कैथोड से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एनोड की तरफ, क्यों, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जो ये जो वेव आएगी ना इलेक्ट्रॉन्स की, जो है पूरी, इसको बोलते हैं कैथोड रेज। वेव नहीं, रेज आएगी जो इलेक्ट्रॉन्स की, जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती है, उसे बोलते हैं कैथोड रेज, ठीक है। अब देखो शुरू करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बताया था, उस रेज को क्या बोलते हैं, कैथोड रेज, कैथोड रेज। देखो हमने लिए एक ट्यूब, अब इसमें 2 ये लगाए हमें टर्मिनल, अब ये कैथोड, इसमें बैटरी अटैच कर दी ऐसे। देखो लो प्रेशर है यहाँ पे, लो प्रेशर है, नहीं लो प्रेशर है, तो यहाँ पे है हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, ठीक है। अब देखो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, नेगेटिव टर्मिनल कहाँ जुड़ा है, इस प्लेट से, तो ये क्या बन गई, कैथोड। अब देखो यहाँ का पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट से जुड़ा है, तो ये क्या बन गई, एनोड। अब देखो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहां से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, अब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे यहां से यहां, और फिर ये यहां से, तो जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की रेज है ना, इस इलेक्ट्रॉन्स की रेज को बोलते हैं कैथोड रेज, ठीक है। आया समझ इतना, कैथोड रेज कैसे बनती है, ठीक। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। properties of cathode rays। देखो
फर्स्ट है कैथोड रेज। जो कैथोड रेज होती हैं, कैथोड रेज, देखो पहले बता देता हूं। फर्स्ट है जो कैथोड रेज होती है ना, वो कैथोड से ओरिजिनेट होती है। दूसरा, कैथोड रेज मूव करती है कैथोड टू एनोड। थर्ड, कैथोड जो रेज होती है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। अब देखो स्ट्रेट लाइन में कब मूव करेगी? इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इट बिहेव्स लाइक अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल which carry a charge of -1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है। और जो कैथोड रेज है किसी भी मीडियम पे या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे, टाइप ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है। उसका E/M रेशियो भी टाइप ऑफ मेटल या फिर किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। कुल मिला के जो कैथोड रेज हैं वो कैथोड और एनोड के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती। ठीक, तो फर्स्ट लिखते हैं कैथोड रेज। क्या था? कैथोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम, कैथोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड। देखो अब आएगा कैथोड रेज moves from cathode to anode। कैथोड रेज मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। देखो जो कैथोड रेज होती है, कैथोड रेज मूव्स moves in straight line। कब? in the absence of electric and magnetic field। in the absence of electric and मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड cathode rays behave like an negatively charged particle which carries a negative charge of -1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। अब आती है लास्ट नहीं, इसके बाद एक और है। जो कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज does not depend upon material of cathode। ठीक है, इतना आया समझ? ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है इसका कैथोड रेज का। लास्ट पॉइंट है, देखो जो कैथोड रेज होती है ना वो विजिबल नहीं होती, इसलिए पीछे फ्लोरोसेंट मटेरियल की प्लेट लगाई जाती है। जो ट्यूब होती है उसके पीछे जिंक सल्फेट,
जिंक सल्फेट एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, उसकी प्लेट लगाई जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन जाए और उस पर टकराए, ताकि पता चले कि भाई वेव आई, वो रे आई है इलेक्ट्रॉन्स की, कोई रे है, ऐसे पता चला था कैथोड रेज का। ठीक है, कैथोड रेज आर नॉट visible, therefore therefore the fluorescent material material is used to detect cathode rays। अब देखो, दिखाते हैं आपको। यह है ट्यूब, यहां पे एक इलेक्ट्रोड, यहां पे दूसरा इलेक्ट्रोड, ये आ गई हाई वोल्टेज बैटरी हमारी। हाँ, ये होगी हाई वोल्टेज बैटरी। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे, यहां से ऐसे 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 ऐसे। देखो अब यहां पे लगा रखी है जिंक सल्फेट की स्क्रीन, ये है फ्लोरोसेंट मटेरियल। जब भी इलेक्ट्रॉन इस पे स्ट्राइक करेंगे ये कलर्ड लाइट एमिट करेगा, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां जाके होते हैं स्ट्राइक, इससे पता चलता है कि भाई कैथोड रेज आई है। ठीक है, अब बात करते हैं एनोड रेज की। ठीक है, कैथोड रेज हो गया, देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बात आई है कि एनोड रेज की। एनोड रेज पढ़ेंगे अभी पहले। और एनोड रेज क्या होती है? एनोड रेज हम प्रोटॉन की रेज को बोलते हैं। ठीक, अब आएगा टॉपिक डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में कौन सी रेज बनती है? एनोड रेज और कैनाल रेज। देखो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में हमने क्या किया, एक ट्यूब ली, सेम ये दो इलेक्ट्रोड है। अब हम यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल करेंगे टेस्ट, ताकि यहां बने एनोड। ये हमारी हाई वोल्टेज बैटरी। अब ये है एनोड और ये है कैथोड, और बीच में भर देते हैं हम यहां पे गैस। ठीक है, जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो यहां से प्रोटॉन चलने कर देंगे शुरू, और वो डिपेंड करेगा गैस के नेचर पे। कैसे? जैसे कोई भी गैस है, यहां से एक प्रोटॉन निकला, वो एक गैस में करेगा स्ट्राइक, उससे प्रोटॉन निकलेगा, फिर उसके गैस के अगले मॉलिक्यूल में जो प्रोटॉन है वो दूसरे में स्ट्राइक करेगा। ऐसे बनती है एनोड रेज। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। ठीक, तो अब आते हैं ठीक, फर्स्ट है जो एनोड रेज है ना, एनोड रेज वो डिपेंड करती है गैस, डिपेंड्स ऑन गैस फील्ड। ठीक है, देखो एनोड रेज गैस पे डिपेंड करती है। एनोड रेज कहां से कहां ट्रेवल करती है? एनोड टू कैथोड। देखो अब
एनोड रेज मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जैसी बिहेव करती है, और E/m रेशो जो एनोड रेज का होता है वो जो गैस भरी हुई है ना ट्यूब में उस पर डिपेंड करता है। चलो लिखते हैं। एनोड रेज moves from anode to cathode, anode to cathode। अब in the presence of electric field and magnetic field, anode rays in the presence of electric field and magnetic field, anode rays behaves like a positive charge। अब फोर्थ E/m रेशियो of anode rays is depend on gas filled in ट्यूब। ठीक है, और देखो E/m रेशियो ऑफ जो कैथोड रेज है ना, देखो E/m रेशियो ऑफ कैथोड रेज वो रहेगा बिल्कुल इंडिपेंडेंट। जो लास्ट पॉइंट है ना, डजंट डिपेंड ऑफ द मटेरियल ऑफ कैथोड और एनोड, वहां पे लिख देना E/m रेशियो ऑफ कैथोड रेज डजंट डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज। ये कैथोड रेज में ऐड कर लेना, ठीक है भाई। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे। देखो थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है वो कि भाई किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास इतना है, एटॉमिक चार्ज कितना होगा, और ठीक है ये वर्ड। मान लो एक एलिमेंट है X, तो उसका एटॉमिक नंबर हम डिनोट करेंगे यहाँ पे और एटॉमिक मास रखेंगे ऊपर। तो इसे एक बार लिख लेते हैं। हेयर ऊपर क्या था, एटॉमिक मास A इज इक्वल टू एटॉमिक मास, और Z क्या है, Z होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है, देखो नंबर ऑफ इससे हम करेंगे फाइंड चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अब लेते हैं क्वेश्चन से आधा। सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। अब एक क्वेश्चन है Na+, हमें बताना है इसमें Z कितना होगा, Na+। अब देखो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 प्रोटॉन्स है। Z बताना हमें इसका। देखो सबसे पहले बात, Z क्या होगा, एक चार्ज पार्टिकल के लिए Z होगा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10, लेकिन प्लस चार्ज है भाई इसमें। अभी जो Na+ में इलेक्ट्रॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है टोटल, लेकिन इस पे प्लस चार्ज। प्लस चार्ज का क्या मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इसलिए जो इसका टोटल जो होगा ना, वो जो रिलीज किया हुआ, लूज किया हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें 10 तो हो गए इसमें, और एक क्या रिलीज हो जाएंगे 11 इलेक्ट्रॉन। कैसे, तो ये हो जाएगा 11। ठीक है,
और दूसरा देखो एक और चीज है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, और देखो Z निकालने की क्या करें हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस चार्ज। देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स है और एक रिलीज कर रखा है, और एक रिलीज कर रहा है तो +1 चार्ज है इस पे। अगर 2 किया होता तो यहाँ पे तो 9 इलेक्ट्रॉन होते इसके अंदर और चार्ज होता +2, ठीक है, तो वो ऐड होता। लेकिन अभी एक जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर रखा है, तो Z ऐसे भी निकल जाएगा इसका, 10 + 1 = 11। और देखो यहाँ पे 11 प्रोटॉन, प्रोटॉन्स तो नहीं निकले ना भाई, प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, इसलिए Z सीधा Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखो ये दो चीज ध्यान रखना, जब भी आप आयन जो चार्ज पार्टिकल होता है ना, चार्ज एलिमेंट, और आप उस पे जो आप Z फाइंड करेंगे तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ना ये काम आएंगे आपके। Z = सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नहीं तो दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस चार्ज। या फिर देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो भाई यहाँ पे क्या ही काउंट करोगे, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि भाई Na+ में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट कर दे, है ना। इसको हम खाली इतना भी लिख सकते हैं, आयंस के टाइम पे, आयंस के केस में जो Z होगा = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उस आयन में उस टाइम पे प्रेजेंट है, प्लस चार्ज, आयन पे कितना चार्ज है। और ये ध्यान में रखना, अगर नेगेटिव चार्ज आया तो वो माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है, हाँ ब्रैकेट लगा के माइनस लिख देना, माइनस प्लस माइनस, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से माइनस कर देना, तब आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव का भी, फिर इसके बाद में आपको एक छोटा सा लिखवा दूंगा थोड़ा। क्वेश्चन है Cl नेगेटिव। देखो आयन के केस में Z क्या बता था, Z = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस, देखो प्लस में चार्ज था, प्लस माइनस का होना -1, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Cl- में कितने, Cl में होते हैं 17 और Cl- में हो जाएंगे 18, ठीक है, 18 - 1 = 17, ठीक है। Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक। अब बात करते हैं न्यूट्रल एटम्स की। न्यूट्रल एटम में क्वेश्चन दिया गया है कार्बन का 12 6, ठीक है। अब जो कार्बन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं और प्रोटॉन्स भी 6 हैं, और Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स = 6। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकलता है, देखो एक ये चीज अब आपको बताऊंगा सबसे अच्छे तरीके से। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देखो एटॉमिक मास है ऊपर, एटॉमिक मास ऊपर और एटॉमिक नंबर नीचे है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखना एटॉमिक मास = होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने क्या बताया था, Z यानी कि एटॉमिक नंबर, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हो गया एटॉमिक मास। तो Z की वैल्यू क्या आई, आएगा A - Z। देखो भाई ये, अब देखो फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों इक्वल होंगे, देखो जो एक एटम होता है उसमें 3 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम जो होगा अपनी जो ग्राउंड स्टेट है उसमें तो भाई वो रहेगा न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल क्यों होगा, देखो चार्ज तो है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, वो तो फिर न्यूट्रल होने के लिए क्या जरूरी है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सेम होना, ठीक है। इसलिए देखो समझ में आया थोड़ा। अब एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स = नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स आ गया। एटॉमिक साइज क्या होता है, वो एटॉमिक जो वो होता है वेट, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो भाई ये समझाना चाह रहा था। अब थोड़ा सा देखो आप,
अब करते हैं थोड़ा सा इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई। फर्स्ट पहले है 4 न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम। देखो न्यूट्रल एटम्स में क्या होगा, एक एलिमेंट लिया ZA, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, अब देखो जो एटॉमिक मास है वो हमारा वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है Z, ये आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A माइनस Z। ठीक है, तो ये है बस इसका Z कितना है इसका, Z होता है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल एटम की बात करें तो जो Z होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले बताया था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है A माइनस Z, और अगर आपको दे रखा है क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक मास, अगर आपको नंबर ऑफ, देखो यहां से ही आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक मास दे रखा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना बनेगा A माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहीं से आपके सारे रिजल्ट्स हो जाएंगे न्यूट्रल एटम के लिए। ठीक है, अब आते हैं आयंस की बारी। आयंस, आयंस में एक ही फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था, 4 आयंस लिख दो और 4 चार्ज पार्टिकल, चार्ज एटम। ठीक है, देखो चार्ज एटम में क्या होगा, जो Z होगा ना वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले करवाया था ऐसा क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आयन, ठीक है, प्लस चार्ज, और चार्ज का मोड नहीं है भाई, ये मैग्नीट्यूड नहीं लेना है, सिर्फ उसका जो साइन है वो साथ में आएगा। ठीक है, ठीक है भाई। आज के देखो 2 टॉपिक्स एक्स्ट्रा लिखवाए थे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।